स्वागत है आप सबका इस कहानी के सेकंड पार्ट में। ट्रिपल सीईओ और म्यूट गर्ल की लव स्टोरी। तो इस कहानी के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग वो और एमा के बीच में ये प्यार भरी एक नोक-झोंक देखते हैं। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है। उसे हुआ से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। वो एमा को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। एमा चली जाती है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि मैंने एमा की फैमिली से कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया है, लेकिन वो लोग एमा को वापस लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। फूहो को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि एमा की फैमिली उसे वापस लेना नहीं चाहती है और एमा इनके पास जाने के लिए परेशान है। उन्हें ये बात पता चलेगा तो बुरा लगेगा। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है अब ये बात एमा को नहीं बताने के लिए। वो देखता है क्या कर सकता है वो। उसका सेक्रेटरी ओके बोल करके कमरे के बाहर चले जाता है। उसके जाते ही हम लोग वो को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लगे पर्दे को हटा रहा था और वो बाहर की सनलाइट को फील कर रहा होता है। धीरे-धीरे वो एमा की वजह से अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस कर रहा था। वो बाहर जाता है तो एमा को वो ने ऐसे ये फ़ोन देने के लिए बोला था, तो उसका सेक्रेटरी उसे वो फ़ोन देता है और बोलता है कि वो यहाँ पर मैसेज वो बंद करके रह सकती है और किसी को भी कोई भी बात समझाना होगा तो वो फ़ोन में लिख के दिखा सकती है। एमा सेक्रेटरी से पूछता है कि उसके फैमिली वालों से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने क्या कहा? वो लोग कब मुझे लेने के लिए आ रहे हैं? उसका सेक्रेटरी भला उसे क्या ही बोल पाता है, तभी वहाँ पर वो आ जाता है। एमा कहती है, "बड़ा जल्दी है तुम्हें घर जाने की?" वो उससे पूछता है। एमा उसे कहती है, "तुम्हें पता है कि मेरे भाई ने ग्रैंडफ़ादर से पैसे लिए हैं और मुझे वो पैसे उन्हें देने हैं। हमारी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से साथ रहने का कोई मतलब नहीं है।" वो उसे छेड़ते हुए कहता है, "तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई ने ग्रैंडफ़ादर से कितने पैसे लिए हैं?" एमा को नहीं पता था। वो उसे पूछती है तो बताता है कि हाफ़ मिलियन लिए हैं तुम्हारे भाई ने। उतने पैसे तुम कहाँ से ही लाने वाली हो? एमा कहती है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं काम करूँगी और फिर ग्रैंडफ़ादर से लिए हुए पैसे तुम्हें चुका दूँगी और तुम जो मुझे हेल्प कर रहे हो घर जाने में, टिकट के पैसे वगैरह दोगे, वो सब मैं तुम्हें लौटा देने वाली हूँ। वो उसे कहता है, "अच्छा, लेकिन तुम्हें काम क्या मिलने वाला है? तुमने तो देखा ही था कि कॉलेज पास आउट होने के बाद भी तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम म्यूट हो, तो फिर तुम इतने पैसे कैसे ही कमा लोगी?" एमा कहती है कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी और जब तक वो घर पर है, जब तक उसकी फैमिली नहीं लेने आ रही, तब तक वो घर के काम करेगी क्योंकि वो घर पर फ्री में बैठ कर के खा नहीं सकती है। ऐसे-ऐसे वो बोल रही होती है तो हुओ को लगता है कि शायद एमा उसके साथ रहना नहीं चाहती। वैसे भी वो क्रिपल्ड है, एक्सीडेंट में उसे ही मर जाना चाहिए था। उसके जैसे अनरिलायबल इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा? यहाँ पर वो एमा से इस बात को लेके झगड़ने लगता है और कहता है, "डोंट वरी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जैसे ही तुम्हारी फैमिली आएगी, मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूँगा। तब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है।" यहाँ पर एमा समझ नहीं पाती है कि उसकी फैमिली कब आएगी, लेकिन वो इतना तो जान गई थी कि हुओ को कुछ तो बुरा लगा है। इसी वजह से वो उससे थोड़ा-सा गुस्सा है। वो एमा को जाकर के अपना काम करने के लिए बोलता है। फिर वो अपने कमरे में लौट जाता है। थोड़ी देर बाद उसका सेक्रेटरी आता है तो देखता है कि एमा क्लीनिंग का काम कर रही है। वो उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही हो? एमा कहती है ताकि वो पैसे कमा सके और फिर वो हुआ से डिवोर्स ले सके। उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि क्या हुआ? हुआ ने कुछ बोला क्या? आप अभी डिवोर्स लेना चाहती हो? सब कुछ तो सही चल रहा है। एमा कहती है नहीं, गलती उसकी नहीं है। हमारे बीच कोई इमोशनल बेसिस नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ। इसी वजह से वो इतना अच्छा इंसान है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हम लोग वही गर्ल को देखते हैं, वो वापस से यहाँ पर हो को बुली करने के लिए आई हुई थी। अपने साथ-साथ यहाँ पर वो जीजी को लेके आई थी, जीजी की वो सिस्टर थी। कह रही होती है कि ये तुम्हारी वाइफ़ एमा ने मेरी सिस्टर को हर्ट किया है। उसके हाथ में चोट लगा और मैं उस चीज़ का बदला लेने के लिए आई हुई हूँ। वो हो को यहाँ पर ह्यूमिलिएट कर रही होती है कि तुम्हें तो ज़िंदा ही नहीं होना चाहिए था, फिर भी तुम ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हारी तो वाइफ़ भी है, मेरा हस्बैंड तो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी वजह से ही हम लोग ये सब कुछ झेल रहे हैं। वो हो को काफ़ी ह्यूमिलिएट कर रही होती है, काफ़ी बुली कर रही होती है और कमरे के दरवाजे से ये चीज़ें एमा देख रही थी। उसे इन बातों का बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो भी इतना समझ रही थी कि एक्सीडेंट हुओ ने तो करवाया नहीं है, वो खुद ही इतना टेंशन और इतना ट्रॉमा, सर्वाइवल ट्रॉमा झेल रहा है, तो इसकी क्या ही गलती है जो ये सब कुछ एक्स्ट्रा झेले। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है, जेजे की सिस्टर हुओ को बहुत ज़्यादा ही बुली करने लगती है, तो ये देख कर के एमा को रहा नहीं जाता है और वो बीच में आ जाती है।
हुओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देख कर के हुओ एमा को बीच में नहीं आने के लिए बोलता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एमा हुओ को सेव करने के लिए खुद के माइंड पर बॉडी पे प्रेशर लगाती है और वो कुछ वर्ड्स बोल पा रही थी। हालाँकि वो म्यूट थी, लेकिन ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में उसके माउथ से कुछ वर्ड्स निकलते हैं। ये देख कर के जीजी और उसके सिस्टर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि वो तो म्यूट थी ना, तो वो बोल कैसे पा रही है? वो एमा को कह रही होती है, आई नो कि तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम म्यूट हो ताकि हुओ का तुम यहाँ पर सिंपैथी पा सको, लेकिन मैं तुम्हारे चाल में नहीं फँसने वाली हूँ। तुम गाँव की आई लड़की मुझे हुआ को बुली करने से रोक रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस हस्बैंड की वजह से मेरे हस्बैंड की जान गई है। वो एम्मा को ऐसा करके बुली करने लगती है। फिर भी एम्मा यहाँ पर हुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में ही खड़ी थी। ये सारी चीज़ें हुआ देख रहा होता और सोच रहा होता कि क्या सच में यहाँ पर एम्मा इस तरीके से उसे सच में प्रोटेक्ट करना चाहती है। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो एम्मा उसे इस सारे में बताती है हुआ की कोई गलती नहीं है और दोनों के झगड़े में वो लिली को धक्का दे देती है। वो नीचे गिर के ऐसे बेहोश हो जाती है। ये देख कर के एम्मा घबरा जाती है। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है लिली को हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए। वो लोग उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जीजी बोलती है कि अगर मेरे सिस्टर को कुछ हुआ तो मैं एम्मा को छोड़ने नहीं वाली हूँ। उसके जाने के बाद एम्मा यहाँ पर हुओ की फ़िक्र करने लगी थी कि वो ठीक तो है ना? हुओ से कहता है तुम्हें मेरी पड़ी हुई है, तुम्हें खुद का फ़िक्र नहीं है? एम्मा कहती है कि नहीं, मुझे एक्चुअल में तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। उन लोगों ने तुम्हें इतना बुली किया मैंने देखा। वो लोग हमेशा ही तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करते हैं। वो कहता है कि मैं वो डिज़र्व करता हूँ। एम्मा उसे लिख कर के बताती है कि तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो। कोई इंसान नहीं चाहता है कि उसके साथ एक्सीडेंट हो। वो एक्सीडेंट तो खुद से हुआ था, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जो तुम ज़िंदा बच गए, शायद उसका जाना लिखा हुआ था। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम इसके बाद भी जीजी और लले का इतना ख़्याल रख रहे हो, उसकी फैमिली का ख़्याल रख रहे हो। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें अब खुद की लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। वो उसे बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बोलती है जिससे कि वो यहाँ पर थोड़ा-सा मोटिवेट हो सके और अपने लाइफ को वो सुधार सके। लेकिन किसी के लिए किसी ट्रॉमा से निकलना इतना भी आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है कि सामने वाला ज्ञान देगा और चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। वो यहाँ पर बोल रहा था, "तुम तो बोल पा रही थी ना, तुम म्यूट होने का प्रिटेंड कर रही हो।" एम्मा कहती है, "नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी। तुम्हें ऐसे बुली होते हुए देख कर के शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जब मैं बोलने की कोशिश की, तो मैं थोड़ा बहुत बोल पाई।" वो यहाँ पर कह रहा था कि शुक्र मनाओ कि तुम म्यूट ही हो। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है और अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे झूठ बोला है, तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। एमा कहती है मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला, मैं सच में तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ। इसी वजह से यहाँ पर शायद मैं बोल भी पाई। ये बात सुन कर के हुआ को कहीं न कहीं अच्छा फ़ील हो रहा था। कोई तो है जो एक्चुअल में उसका केयर करता है। पेरेंट का प्यार कितना भी मिल ले, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ़ का प्यार एक अलग ही होता है। इसी वजह से हुआ को उसकी वाइफ़ का एक रियल लव चाहिए था, जिस वजह से कि वो मोटिवेट हो करके अपने लाइफ़ में आगे बढ़ सके। वो लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं इसी बारे में, तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर के कहता है कि जीजी आई हुई है और वो एम्मा से मिलना चाह रही है। एम्मा घबरा जाती है कि क्या होगा, क्या उसे जेल जाना पड़ेगा? वो हँसते हुए कहता है छोटी-सी चोट के लिए कोई तुम्हें जेल नहीं भेजेगा, बस तुम्हें कंपनसेशन भरना पड़ेगा कुछ मिलियन डॉलर। एम्मा कहती है मेरे पास तो उतने पैसे हैं ही नहीं। वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए वो पैसे भर दूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रहना पड़ेगा जब तक कि तुम उन्हें चुका ना दो। वो जानता था कि एम्मा इसी बहाने उसके साथ रुकेगी। एम्मा इस सिचुएशन को देखते हुए ओके कह देती है और कहती है कि ठीक है, वो फ़िलहाल के लिए जितना भी कंपनसेशन होता है, वो उसे दे दे और वो जॉब करके हो के वो सारे पैसे लौटा देगी। वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। आफ्टर दैट वो लोग जीजी से मिलने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि एम्मा बहुत ही नर्वस थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो तो जानबूझ करके उसे सिर्फ छेड़ रहा था। वो लोग कमरे से बाहर जाते हैं। एम्मा लिख कर के जीजी को उसके सिस्टर के लिए सॉरी बोलना चाहती थी। गुस्से में यहाँ पर जीजी उसका पेपर फाड़ देती है और कहती है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। इस बात पर वो उसे कहता है तुम मुझे बोलो क्या बोलना है, मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। एम्मा हुओ के हाथों पे लिख रही थी और वो उसे बोल रहा होता है। जीजी यहाँ पर हुओ को कहती है कि तुम इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो। एम्मा की वजह से मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में है। एम्मा अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती है और वो कंपनसेशन देने के लिए बोल रही होती है। लेकिन वो यहाँ पर उसे पलट करके बोल रहा होता है कि
तुम बहुत ही बड़ी ढक्कन हो, मैं हुओ की वाइफ हूँ, तुम्हें क्या लगता है? इन छोटी चीज़ों से मैं डरने वाली हूँ। तुम्हारी सिस्टर अपनी गलती की वजह से हॉस्पिटल में है, मैं उसके सिर्फ मेडिकल बिल्स भरने वाली हूँ और अगर दोबारा उसने मुझे आकर के परेशान किया, तो मैं इस घर में तुम दोनों को एंटर नहीं करने दूँगी, क्योंकि मैं हुओ की वाइफ हूँ। एम्मा सोच रही होती है कि वो हुओ क्या बकवास कर रहा है, मैं बोल कुछ और रही हूँ और ये ट्रांसफ़र कुछ और कर रहा है। इन बातों से जीजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो हुओ को कहता है कि वो एम्मा को जाने नहीं देगा। हुओ के पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, वो एम्मा को डाइवोर्स देकर के उससे शादी कर ले। इस बात पर हुओ से कहता है, मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम दोनों का ख़्याल रखूँगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ख़्याल रखने के लिए मुझे तुमसे शादी करना पड़े। ऐज़ यू नो कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और एम्मा इस घर की मिस्ट्रेस है, तो फिर मैं तुमसे शादी किसी हालत में नहीं करने वाला हूँ। ये देख कर के जीजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे कह रही होती है कि मैं एम्मा को तब जाने नहीं देने वाली हूँ, जो भी हो जाए। ग्रैंडफ़ादर बटलर के साथ जब इन चीज़ों को देख रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो पहले से कहीं ज़्यादा बदल गया है। एम्मा की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। वो काफ़ी खुश थे ये देख कर के, लेकिन तभी वहाँ पर गुस्से में आकर के जीजी हुआ को कहती है, आई थिंक कि तुम्हें ये पेपर्स देखने चाहिए, तब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। जब वो इन पेपर्स को खोलता है तो एक्चुअल में वो एक्सीडेंट के फ़ोटोज़ थे, जिस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना फ्रेंड खोया था और वो क्रिपल्ड हो गया था। वो क्रिपल्ड एक्सीडेंट की वज़ह से नहीं है, मेंटल ट्रॉमा की वज़ह से है। अगर वो खुद को उस ट्रॉमा से बाहर निकाल ले, तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकता था। यहाँ पर जीजी ने जानबूझकर के उसे वो फ़ोटोज़ दिखाया था। उसने ऐसा उसे सिर्फ़ वापस से गिल्ट ट्रिप पर भेजने के लिए किया था। ये देख कर के एमा को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो हुओ को प्रोटेक्ट करते हुए फ़िलहाल जीजी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीजी तो चली जाती है, लेकिन हुओ वापस से बहुत परेशान हो जाता है। जीजी के जाने के बाद एमा हुओ से बात करने के लिए आती है। वो उसे ज़बरदस्ती वो पेपर छीन लेती है और उस फ़ोटोज़ को लेके फाड़ देती है। वो समझा रही होती है कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इस बारे में मत सोचो। दुनिया क्या बोलती है, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना है। वो यहाँ पर जीजी पर एमा पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें गलतफ़हमी हो गई है, कि तुम सच में इस घर के मिस्ट्रेस हो और तुम रियल में मेरी वाइफ़ हो। जो तुम कि इतना मुझे ज्ञान दे रही हो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। एमा कुछ देर रुक कर के यहाँ पर हुओ का गुस्सा ठंडा करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो जान देखती है कि वो बहुत ही गुस्सा और वो हर्ट करने के लिए उससे ये बातें बोल रहा है, तो उसे भी एट द लास्ट बहुत बुरा लगने लगता है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। बोल तो देता है वो, लेकिन उसे अपनी बात का रिग्रेट हो रहा था कि इसमें एमा की क्या गलती है जो उसने एमा को इतना ज़्यादा सुना दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं एमा सच में उसे छोड़ कर के ना चले जाए, लेकिन इसका मेल ईगो इतना ज़्यादा था कि वो एमा से जाकर के माफ़ी माँगने के लिए भी नहीं सोच रहा होता है। वो वापस अपने कमरे में चले जाता है चुपचाप, खुद को बंद कर लेता है। ग्रैंडफ़ादर सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अभी तो 2 मिनट पहले वो खुश हो रहे थे कि एमा की वज़ह से धीरे-धीरे वो ठीक हो रहा है, बट फिर वो देखते हैं कि वो उससे भी खुद से दूर कर रहा है। इससे पहले कि उनकी उम्मीद की एक किरण जो बची हुई है वो ख़त्म हो जाए, वो यहाँ पर चीज़ों को सँभालना चाह रहे थे और वो खुद ही एमा से बात करने जाने का डिसाइड करते हैं। एमा बाहर लॉन में टहल रही थी, तो ग्रैंडफ़ादर उससे बात करने के लिए जाते हैं। उससे कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम मिले थे, तो मुझे पहचान रही हो ना? मैं हुआ का ग्रैंडफ़ादर हूँ। एमा कहती है, हाँ, मैं आपको पहचान रही हूँ। फिर वो उससे पूछते हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? एमा सच कह देती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती है, वो अपने घर जाना चाहती है। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर एमा को समझा रहे हैं कि देखो, ये जो तुम अलग होने की बातें कर रही हो, अभी मेरे हाथ में नहीं है। हमारे घर का रूल है, शादी के बाद जो बेटे होते हैं वो अपनी बीवियों को लेकर के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाया करते हैं। फिर उनके रिलेशनशिप कैसे चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे, उन दोनों को साथ में रहने हैं या नहीं, ये बातें वही लोग डिसाइड करते हैं। तो मैं तो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता। अगले कुछ महीनों के लिए तुम दोनों को अलग घर में साथ में रहना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम्हारा रिलेशन आगे क्या होगा, ये डिसाइड होगा। अब एमा कन्फ्यूज़ वो एमा को घर में वापस लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि वो चुपचाप बैठा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि उसने शायद एमा को ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। ग्रैंडफ़ादर वहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे घर का रूल पता है, तुम्हें कंपनी नहीं जाना है, खुद को घर में बंद रखना है, अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम्हें अब मैं घर से निकाल रहा हूँ, तुम अपना देख लो क्या करना है। इस बात पर वो ग्रैंडफ़ादर को कहने लगते हैं कि वो क्या नया ड्रामा चालू कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला।
ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि ये घर मेरा है, तुम्हें घर से तो जाना पड़ेगा। शादी के बाद तुम्हें पता है ना, बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, तो तुम्हें एम्मा के साथ जाना होगा और अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारा करना है, ये खुद देखना होगा। मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। एम्मा बेचारी सोच रही थी कि बेचारी की ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल है। एक तो वो क्रिप्पल है और ऊपर से ग्रैंडफ़ादर भी अब उसे घर से निकाल रहा है। वो कहता है, "तो ठीक है, आप चले जाइए, मैं इसी घर में रहने वाला हूँ।" ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि, "नहीं, ये घर मेरा है, तुम अपना देख लो, तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने देने वाला।" वो जानबूझकर के हुओ को घर से निकाल रहे होते हैं ताकि उसे एम्मा के साथ अकेले वक़्त मिले, तो दोनों के बीच प्यार, भरोसा, केयर एक-दूसरे के लिए बढ़ सके। ऐसा बोल कर के हुओ और एम्मा के कुछ चीज़ों को पैक किया जाता है और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। एम्मा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन जब उसे अब घर से निकाला गया है तो जाना तो पड़ेगा। वो दोनों घर के बाहर खड़े हुए थे। चिल्ला-चिल्ला करके घर के बाहर वो ग्रैंडफ़ादर से कह रहा होता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है जब तक कि वो उसे घर के अंदर नहीं ले लेते। लेकिन ग्रैंडफ़ादर ने डिटरमाइन हो गए थे वो कि नहीं, वो हुओ को घर के अंदर नहीं आने देने वाले। काफ़ी देर रुकने के बाद एम्मा यहाँ पर हुओ को समझाने का कोशिश करती है कि ग्रैंडफ़ादर की ज़िद के आगे नहीं चलने वाला। उन्होंने जब हमें घर से निकाल दिया है, तो हमें फ़िलहाल के लिए तो कोई फ्लैट लेना पड़ेगा ना। हुआ यहाँ पर ये सोचता है, बात तो सही कह रही है। वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है, उसका फ्रेंड कहता है, सॉरी भाई, मैं इस मैटर में तेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता। ग्रैंडफ़ादर ने मुझे साफ मना किया, अगर मैंने तेरा हेल्प किया तो वो मेरी कंपनी को नहीं जाने देंगे। फिर वो अपने सेक्रेटरी को एक लॉन्च बुक करने के लिए बोलता है, तो उसका सेक्रेटरी उसे बोलता है कि ग्रैंडफ़ादर ने आपके कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है जब तक कि आप ऑफ़िस नहीं आओगे काम पर। अब वो करे तो क्या करे? एमा उसे कह रही है कि चलते हैं हम यहाँ से, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, ग्रैंडफ़ादर इतने हार्ड हार्टेड नहीं हो सकते हैं, वो मुझे घर में अंदर ले ही लेंगे। इंतज़ार करते-करते दिन से रात हो जाता है। ग्रैंडफ़ादर घर के अंदर से इन दोनों को देख तो रहे थे, लेकिन उन्हें अपना दिल कड़ा करना ही था, वरना वो इस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं निकलेगा। काफ़ी देर तक जब ग्रैंडफ़ादर का कोई अपडेट नहीं था, एमा अपने मन में सोचती है, वो की ज़िंदगी भी उसी की तरह बिल्कुल पिटीफुल है। वो यहाँ पर क्रिपल होने के साथ-साथ उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई जॉब नहीं कर सकता, उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वो मन ही मन डिसाइड करती है कि वो हुओ का केयर करेगी। वो हुओ को लिख के बताती है कि वो आज से उसका केयर करेगी, ट्रॉली उसके व्हीलचेयर पे रखती है और हुओ को वहाँ से ले कर के जाती है। ग्रैंडफ़ादर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे और सोचते हैं कि अब एमा के भरोसे ही हुओ है और वही उसे ठीक करेगी। वो लोग एक फ्लैट में जाते हैं। वो फ्लैट हुओ के भाई लू ने बुक किया था। वो फ्लैट यहाँ पर एमा को काफ़ी पसंद आता है। लू उसे कॉल करता है और बोलता है कि भाभी जान, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मेरे भाई का ख़्याल रखना। ये घर मैं अपने पैसे से तुम्हें बुक करके दे रहा हूँ, ग्रैंडफ़ादर को पता नहीं है, वरना वो मेरी बहुत ही क्लास लगाएँगे। तो मेरे भाई हुआ का ख़्याल रखना। ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देता है। एमा को तो इस घर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हुआ को ये घर बहुत ही छोटा लग रहा था। उसका तो बहुत बड़ा घर था ना, उसे ऐसे छोटे कमरे में रहने की आदत नहीं थी। वो एमा को बात करते हुए देखता है तो वो पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। एमा उसे नहीं बताती है। वो कहती है कि आई थिंक कि अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। ग्रैंडफादर ने हमें बेबी करने के लिए कहा है। यही तुम्हारा भाई मुझे फ़ोन करके बोल रहा था। अगर हमने बेबी कर लिया तो फिर वो तुम्हें घर में वापस ले लेंगे। वो यहाँ पर एमा को छेड़ रहा होता है। अच्छा, तो तुम्हें बेबी करना है? एमी कहती है मुझे नहीं करना है, लेकिन तुम्हें बेबी देने के लिए ग्रैंडफ़ादर ने बोला है, तभी वो तुम्हें अपने घर में वापस ले सकते हैं। वो ऐसे कहता है, फ़िलहाल बेबी के बारे में तो मैं सोच नहीं रहा हूँ। वैसे मुझे नहाने जाना है। तुम अब मेरी वाइफ़ हो और तुमने मेरे साथ रहने का डिसाइड किया है, मेरा केयर करने का डिसाइड किया है, तो चलो, तुम मुझे नहलाने में हेल्प करो। एमा कह रही थी कि वो इतने बड़े इंसान को कैसे बात करने में हेल्प कर सकती है। वो ऐसे कहता, अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरा केयर करने वाली हो, मेरा हेल्प करने वाली हो, क्या हो गया? एमा कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, चलो मैं अपने आई क्लोज़ करके तुम्हें बाथिंग करने में हेल्प कर दूँगी। वो जानबूझ कर के थोड़ा-सा एमा को छेड़ने के लिए ऐसे बोल रहा था। एमा से कहती है, आज से हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो हम दोनों को एक-दूसरे का ख़्याल रखना पड़ेगा। फिर वो ये बोल कर के हुओ को वॉशरूम की तरफ लेकर के जाती है। दरवाज़ा छोटा होने की वजह से जैसे-तैसे हुओ का व्हीलचेयर उस वॉशरूम में एंटर करता है। अब वहाँ पर एमा बहुत ही नर्वस और शाय फ़ील कर रही थी कि वो हुआ का हेल्प कैसे करेगी।
वो उसे इशारे में बोलता है कि वो उसे उठा करके बाथटब में ले चले तभी तो वो नहलाने में उसका हेल्प करेगी ना। अब एमा के लिए वो बहुत ही हेवी हो रहा था, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसे उठाने का कोशिश करती है, जैसे-तैसे करके वो खड़ा हो रहा था। जब वो एक्चुअल में खड़ा होता है तो एमा नोटिस करती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। वो उसे धीरे-धीरे इम्प्रेस होने लगी थी और वो उसे कह रहा होता है कि वो क्या करना चाह रही है। वो उसे कुछ देर तक इसी तरीके से हग करके बैठी हुई थी। तो फिर वो जल्दी-जल्दी उसे पास में रखे स्टूल पर बैठा देती है। अब यहाँ पर वो खुद भी स्लिप कर रही थी, तो वो गलती से हुआ के लैप में बैठ जाती है, जिससे कि उस बेचारे के पैर में चोट लग जाता है। एमा सॉरी सॉरी बोलने लगती है कि वो ये जानबूझ कर के नहीं कर रही है। वो उसे शावर ऑन करने के लिए बोलता है ताकि पानी यहाँ पर भर सके। वो होगा टाई खोल करके जैसे-तैसे अपने आँखों में बाँध लेती है। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता है और वो हुक वैसे कपड़े पहने हुए में भी नहलाने का हेल्प कर रही थी। वो यहाँ पर एमा की इन हरकतों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो क्या कर रही है? कपड़े पहन कर के कौन ही नहाता है? एमा उसे कहती है कि वो उसे नहीं नहला सकती, उसे बहुत शर्म आ रहा है। तो वो उसे कहता है ठीक है, तुम कमरे से बाहर निकलो, मैं खुद कर लूँगा। एमा बेचारी शर्माते हुए जल्दी-जल्दी कमरे से बाहर निकलती है। उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे? बेचारा वो खुद अकेले नहा रहा होता है। फिर वो ऐसे बेड पर सोने के लिए चली जाती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो मस्त उसके बगल में सो रहा था और वो सोच रही थी कि वैसे बंदा काफ़ी हैंडसम है, चाहे जो भी कह लो। वो कहती है कि डोंट वरी, वो घर पर आराम कर सकता है और वो आज से जॉब करने के लिए जाएगी ताकि वो उन दोनों के खर्चे उठा सके। लेकिन वो गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार वो कैसे यहाँ पर अपना जॉब ये करेगी क्योंकि उसे तो कुछ आता भी नहीं है। वो बाहर कमाने के लिए जाती है तो उसे यहाँ पर उसका भाई मिलता है। अपने भाई से वो पैसे की डिमांड करती है जो कि वो हाफ मिलियन उससे उन्होंने लिए थे। तो वो गुस्से में आकर के उसे धक्का दे देता है और कहता है कि हुओ की वाइफ हो गई हो तुम। वो करोड़पति है और तुम्हें उस हाफ मिलियन की पड़ी है, जल्दी से उसे बेबी बॉर्न करके दे दो। फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। वो उसे कुछ पैसे दे कर के वहाँ से चले जाता है। एमा के हाथ में चोट लग जाता है। उन पैसों को लेकर के वो घर वापस लौट आती है। इधर वो वापस से उन फ़ोटोज़ को देख कर के काफ़ी परेशान हो रहा था। एमा वहाँ पर जाती है, उससे वो फ़ोटो छीन लेती है और उसे वापस से समझाने का कोशिश करी थी कि उससे गलती नहीं है। तभी कि हुओ की नज़र यहाँ पर एमा के हाथों पे पड़ती है, जो कि इंजर्ड था। इसे देख कर के वो उसकी फ़िक्र करने लगता है कि एमा को चोट कैसे लगा। एमा हो का ये केयर देख कर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि वो उसका फ़िक्र कर रहा है और वो रोने लगती है। वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने बुली किया? मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। एमा बोलने का कोशिश करती है, वो बोल नहीं पा रही थी। वो हू को हग करके रोने लगती है। वो उसे हग करके काम डाउन कराता है और बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। तुम वाइफ़ हो मेरी, बताओ तो क्या हुआ? जब एमा थोड़ा-सा काम डाउन होती है, तो वो उसे बताती है कि वो अपने भाई से मिली थी। जब उसने उससे पैसे की डिमांड की, तो उसने उसे पैसे लौटाने से मना कर दिया। इस बात पर वो उसे कहता है कि डोंट वरी, अगले कुछ दिनों में तुम्हारा भाई खुद तुम्हें पैसे देने के लिए आएगा। तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं फ़िक्र करने की। उसे कहता है, क्या उसने तुम्हारी पिटाई की? वो बोलती है कि नहीं, उसने मुझे धक्का दे दिया। तो फिर वो उसका फर्स्ट एड लगाने के लिए एमा को पास आके बैठने के लिए बोलता है, तो उससे लगता है कि वो उसे उसके लैप में बैठने के लिए कह रही है। तो वो उसकी व्हीलचेयर पर ही बैठ जाती है। हँसते हुए वो कहता है, मैंने कहा टूल ला कर के उसके ऊपर बैठो। एमा शर्माते हुए जल्दी-जल्दी टूल लेकर के आती है और फिर हुआ के पास बैठ जाती है, जहाँ पर कि वो उसके हाथों के ऐसे फर्स्ट एड कर रहा होता है। और एमा सोच रही होती है कि ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान की तरह है। इतना हैंडसम है, बेकार में ही वो इस ट्रॉमा में फँसा हुआ है। अगर वो नॉर्मल होता तो मस्त इसकी लाइफ़ चल रही होती। उसे उसके साथ ऐसे फँसना नहीं पड़ता। लेकिन उसे पता नहीं था कि धीरे-धीरे यहाँ पर हू को इस तरीके से एमा से प्यार हो रहा है। एमा भी उसमें अब इंटरेस्ट लेने लगी थी, लेकिन दोनों ही अब इस फीलिंग को बताने के लिए रेडी नहीं थे। वो हमेशा ही एमा को इस तरीके से छेड़ते रहता था। वो उससे कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी बॉडी में इंटरेस्ट हो रहा है। हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखा सकता हूँ। लेकिन एमा यहाँ पर शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके जाते ही यहाँ पर वो एमा के भाई को बुलाता है। शुरुआत में एमा के भाई को पता नहीं था कि वो है, जब उसे पता चलता है तो वो उससे माफ़ी माँगने लगता है।
वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एमा को हर्ट करने की? तो उसका भाई कहता है नहीं, नहीं कोई गलतफ़हमी हुआ है। मैंने उसे हर्ट नहीं किया। वो उसके भाई को वार्न करता है जितनी जल्दी हो सके जो उसने एमा के लिए पैसे लिए थे 500,000 वो उसे जाकर के लौटा देने, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं और फिर उसके भाई की पिटाई लगाने के लिए बोल देता है। इधर एम्मा इस तरीके से पेपर्स को बाँट रही होती है लोगों के बीच। इसे देख कर के हुआ कह रहा था कि क्या कुछ लोगों के लिए पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है? उसका सेक्रेटरी समझाता है कि हाँ, आप सामने ही देख रहे हो। उनमें से एक लड़का यहाँ पर एम्मा को परेशान करने का कोशिश करता है। एम्मा खुद को सेव करने के लिए उस बंदे की पिटाई लगा देती है। वो बंदा वहाँ से फरार हो जाता है। ये देख कर के हो को एम्मा की काफ़ी फ़िक्र होने लगती है कि एम्मा यहाँ पर इस तरीके से ऐसे डेंजरस काम करेगी, उसे एम्मा के लिए बुरा लगने लगता है। लेकिन अब भी उसमें इस बात का हिम्मत नहीं आया था कि वो कंपनी जा कर के चीज़ों को खुद ही सँभाल सके ताकि एम्मा को काम ना करना पड़े। अब यहाँ पर एम्मा इन बातों से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। उसके भाई की अच्छी खासी पिटाई लगाने के बाद यहाँ पर वो उसे वार्न करता है, वो एम्मा को परेशान ना करे और अगले कुछ घंटों में वो चुपचाप उसे उसके पैसे ला कर के लौटा दे। उसके भाई के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद वो घर चले जाता है और घर जाकर के एम्मा के वापस आने का वेट कर रहा था। वो धीरे-धीरे खुद को चेंज करने का कोशिश कर रहा होता है। साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है। एम्मा यहाँ पर आती है, वो उसे कहती है कि वो क्या कर रहा है? तो वो उसे कहता है वो साइन लैंग्वेज सीखने का कोशिश कर रहा है ताकि एम्मा से बात करने में उसे आसानी है। और यहाँ पर जो है एम्मा को ऐसे लिख कर के चीज़ें ना बताना पड़े। ये देख कर के एम्मा काफ़ी खुश हो जाती है कि वो यहाँ पर खुद के साइड से भी एफर्ट्स डाल रहा है। वो एम्मा के साथ जानबूझ कर के ऐसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर वो ऐसे क्रिपल नहीं होता तो क्या वो उसके साथ रहना पसंद करती? एम्मा उसे बताना चाहती थी कि उसका क्रिपल होना या ना होना मैटर ही नहीं करता है। उनके बीच कोई भी इमोशनल बेसिस नहीं है, सिर्फ इसी वजह से एम्मा यहाँ पर हो के साथ नहीं रहना चाह रही। तभी वो दोनों यहाँ पर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि एम्मा का भाई यहाँ पर आ जाता है। उसने ऐसे बोरी में करके एम्मा के लिए 500,000 लाए हुए थे। वो एम्मा को पैसा लौटाते हुए कहते हैं कि ये पूरे 500,000 हैं और ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम इसे रख सकती हो। ऐसा कह के वो वहाँ से फरार हो लेता है। एम्मा कन्फ्यूज़ थी कि कल तक ये बंदा उसे पैसे नहीं दे रहा था। उसने उसे धक्का भी दे दिया तो फिर वो उससे आज पैसे कैसे लौटाने के लिए आ रहा है? वो अपने भाई से पूछती भी, उसका भाई कहता है तुम्हें इन बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम हो के साथ अपनी ज़िंदगी जियो और उसके लिए बेबी वगैरह बॉर्न कर देना। ऐसा कह के वो वहाँ से फरार हो लेता है। एम्मा कन्फ्यूज़ लेकिन कहीं न कहीं वो काफ़ी खुश भी थी। वो उसे कहता है कि फाइनली तुम्हें तुम्हारे वो 500,000 मिल गए, अब तो तुम खुश हो ना? एम्मा इशारे में कह रही थी कि हाँ, वो बहुत खुश है। और वो ये पैसे ग्रैंडफ़ादर को देना चाहती है क्योंकि वो पैसे ग्रैंडफ़ादर के थे और फाइनली वो इस बोझ से अपना पीछा छुड़ा पाएगी, वो उनके उधार से खुद का पीछा छुड़ा पाएगी। एम्मा मन ही मन सोचती है कि फाइनली जब उसे पैसे मिल गए हैं, तो क्या अब उसे हो को डाइवोर्स देना पड़ेगा? उसके माइंड में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं। वो उसे कहता है कि पैसे तुम्हारे हैं, जो करना है करो। अपनी ज़िंदगी तुम अच्छे से जी सकती हो। एम्मा कहती है कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। डरो मत, मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगी। पैसे ग्रैंडफ़ादर को देने के बाद भी मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेने का डिसाइड की हूँ। वो कहीं न कहीं इन बातों को लेकर के खुश था, लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि एम्मा एक्चुअल में उससे प्यार करने लगी है। वो उसे कहता है कि एम्मा कल से इस टाइप की जॉब पर नहीं जाएगी। एम्मा रीज़न पूछती है तो वो कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है और तुम्हें थोड़े बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। एम्मा उससे पूछती है हुओ को उसकी फ़िक्र हो रही है, क्या वो उसे पसंद करता है? वो कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। एम्मा कहती है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर मुझे मेरा अपना काम करने दो। वो यहाँ पर जाकर के भी एम्मा को नहीं रुक पा रहा था। इस बातों को लेकर के उनके बीच थोड़ा-सा बहस होने लगता है और गुस्से में आकर के एम्मा वो पैसे लेकर के घर छोड़ कर के चली जाती है। हुओ को लग रहा था कि वो वापस आ ही जाएगी इतनी छोटी-सी बात पर, भला कौन ही घर छोड़ कर के जाता है। एम्मा के जाते ही यहाँ पर हुओ के ग्रैंडफ़ादर उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उसे कहते हैं मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इतने दिनों तक भी बाहर टिकने वाले हो, लेकिन लगता है कि एम्मा में सच में कुछ स्पेशल तो है, तो ही तुम इतने दिनों तक उसके साथ ऐसे बाहर रह रहे हो। वो ग्रैंडफ़ादर को कहता है अब तो वैसे भी आपने हमसे रिश्ते-नाते तोड़ लिए हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रैंडफ़ादर उसे समझा रहे होते हैं कि तुम अभी नहीं समझे कि मैं एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इन चीज़ों को समझो। एमा जैसी लड़की वो यहाँ पर जॉब करना चाह रही है तुम्हारी वज़ह से और यहाँ पर तुम हो कि उसे इग्नोर कर रहे हो। कंपनी में जाओ, अपनी कंपनी सँभालो, वो खुद की तुम्हारी कंपनी है। लेकिन वो को इन बातों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो नहीं शुरुआत करना चाह रहा था। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, वो नई ज़िंदगी डिज़र्व ही नहीं करता है। ग्रैंडफ़ादर उसे समझा-समझा कर के थक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एमा वापस से अपनी जॉब में लगी हुई थी। उसे पैसे चाहिए थे, तभी वहाँ पर एक बार की ओनर का नज़र यहाँ पर एमा पे पड़ता है। वो उसे काफ़ी यंग एज की दिखती है और उसे एक अच्छा मुर्गा दिखती है वो। वो एमा को कहती है, पार्ट टाइम जॉब करके क्या वो अच्छे पैसे कमाना चाहती है? एमा को इन चीज़ों की खबर नहीं थी, समझ नहीं थी, वो तुरंत ही मान जाती है। वो लेडी एमा को क्लब लेकर के जाती है और उसे ऐसे स्कूल ड्रेस पहनाती है। एमा कहती है, ये कपड़े इतने वियर्ड क्यों हैं? वो लेडी उसे समझाती है उसे कुछ नहीं करना, अंदर जाकर के कस्टमर को एंटरटेन करना है और उसे घंटे के हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं। एमा ने सोचा था कि 1-2 घंटे डांस वांस करके वो पैसे कमा लेगी अच्छा खासा। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है उसके साथ। वो लेडी एमा को क्लब के अंदर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि एमा पहले कभी क्लब में नहीं गई थी। वहाँ जाने पर हम लोग देखते हैं कि लिली का कज़न ब्रदर यहाँ पर था। वो भी हो से बहुत ही चिढ़ा करता था। आज उसका बर्थडे था। वो क्लब गर्ल एमा को वहाँ लेकर के जाती है और कहती है, डोंट वरी, ये म्यूट है, इसका भाई बीमार है, इसी वज़ह से वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आई हुई है, ये तुम्हें अच्छे से एंटरटेन करेगी। इशारे में एमा समझाने की कोशिश करती है कि उसका भाई बीमार नहीं है, वो मैरिड है। उसे अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। अब वो समझ तो पा नहीं रहा था, लेकिन उसे जब पता चलता है कि एमा म्यूट है, तो वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगता है। उनके जाने के बाद वो एमा को अपने साथ बैठ कर के ड्रिंक करने के लिए बोलता है। एमी कहती है कि मैं यहाँ पर डांस करने के लिए आई हुई हूँ और मुझे डांस करने के पैसे मिलने वाले हैं। वो बंदा एमा के साथ यहाँ बदतमीज़ी करने का कोशिश कर रहा था। एमा खुद को सँभाल रही होती है, तभी वहाँ पर लू आता है। लू एमा को देख कर के शॉक्ड रहता है और कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? वो उसे बताती है कि वो हो के ट्रीटमेंट के लिए ऐसे पैसे यहाँ पर जमा करने के लिए आई थी, बट ये इंसान बहुत ही बदमाश है। उस लड़के को लू वार्न करता है कि ये हो की वाइफ है। जो हुआ है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इस लड़की को जाने दे, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। इस बात पर वो बंदा एमा में और इंटरेस्ट लेने लगता है और कहता है, अरे ऐसे कैसे? वो की वजह से हमारी फैमिली अब भी सफ़र कर रही है। इतना सा सफ़र तो उसकी वाइफ को भी करना पड़ेगा ना। वो एमा को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है। एमा मना करती है तो वो हो की बुराई करने लगता है कि वो तो एक क्रिपल्ड इंसान है, उसके साथ वो रह के क्या ही करेगी। यहाँ पर एमा गुस्से में आ करके उसके ऊपर ऐसे वाइन फेंक देती है और कहती है, हुआ का बुराई मत करो। और तभी वो गार्ड्स को बुलाता है और एमा को वहाँ से दूसरे कमरे में लेके जाता है। इधर वो परेशान था, एमा अब तक घर नहीं है, क्या वो सच में घर छोड़ कर के चली गई? तभी उसे लू का कॉल आता है और बोलता है जल्दी से इस क्लब में आ जाने के लिए, एमा के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो ये सुन कर के काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी-जल्दी एमा को सेव करने के लिए उस क्लब के लिए निकलता है। तब तक वो लोग एमा को दूसरे कमरे में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से वो बंदा कह रहा होता है कि वो उसे एंटरटेन करे, बदले में वो उसे बहुत ही पैसे देगी। एमा उसे मना कर रही होती है कि वो हुओ की वाइफ है, वो उसे परेशान ना करे। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहता है, इसीलिए तो ये इतना एक्साइटिंग है। वो हमारा दुश्मन है और तुम उसकी वाइफ हो। वैसे भी वो अब क्रिपल्ड है और वो तुम्हारा क्या ही प्रोटेक्शन करेगा। वो एमा के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर वो कमरे में एंट्री लेता है। लेकिन ये देख कर के तब भी वो लड़का रुकता नहीं है और हो की बदतमीज़ी करने लगता है। ये कहते हो कि अब तुम क्रिपल्ड हो, भला अब तुमसे कौन ही डरने वाला है? ज़माना पहले का नहीं है, जिससे तुम लोग तुमसे डरा करते थे। अब तो तुम उठ के मुझे पिटाई भी नहीं कर सकते। जानबूझ करके वो उसे प्रोवोक कर रहा था। गुस्से में आकर के वो अपनी पूरी एनर्जी लगाता है और वो व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। बस एक बार उसे खड़ा होने की देरी थी। फिर तो वो उस बंदे की इतनी पिटाई लगाता है कि बस पूछो मत। तब तक वहाँ पर लू भी आ जाता है। वो भी ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि वो ऐसे खड़ा हो पा रहा है। वो जल्दी-जल्दी वो को सँभालता है, क्योंकि कहीं वो उसकी पिटाई कर कर के उसे मार ही ना डालें। वो लोग उसे जल्दी से अलग करते हैं। वो यहाँ पर एमा की फ़िक्र कर रही थी। उसका भाई यहाँ पर उस लड़के को जल्दी-जल्दी कमरे से लेकर के जाता है और फिर एमा का वो फ़िक्र कर रहा था कि वो ठीक तो है ना? एमा कहती है कि हाँ, वो ठीक है, वो तो ठीक है ना? वो कहता है हाँ,
तभी वहाँ पर कमरे में लू आता है। हुआ को चक्कर आने लगता है, उसकी बॉडी अचानक से ऐसे वर्क कर रही थी तो वो लोग जल्दी-जल्दी उसे व्हीलचेयर पे बिठाते हैं। वो लोग खुश इस बात से थे कि फाइनली यहाँ पर वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। घर लेके जाने पे डॉक्टर बताते हैं कि उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेंटल प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाए तो एम्मा यहाँ पर हो को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। हो एम्मा को कहता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुम्हें ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसे दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझसे डिवोर्स लेकर के चले जाओ। हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं। एम्मा कहती है लेकिन मैं किसी को पसंद करती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं म्यूट हूँ तो मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। वो उसे कहता है तुम उस इंसान को कॉल करो, 3 बार टैप करो और फिर फ़ोन कट करके उसे मैसेज कर दो कि तुम उसे पसंद करती हो, तो वो बंदा समझ जाएगा। भले ही तुम बोल नहीं सकती हो तुम। एमा को ये आइडिया सही लगता है। वो हुओ को कॉल करती है। हुओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों कॉल करी है। फिर जैसा कि हुओ ने कहा था, वो फ़ोन पर 3 बार टैप करती है। फिर फ़ोन कट करके यहाँ पर उसे मैसेज करती है कि मैं म्यूट हूँ, मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझती, लेकिन जाने से पहले मैं कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ रहते-रहते मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। हुओ जब ये मैसेज पढ़ता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो एमा से कहता है कि क्या वो सच कह रही है? क्या वो सच में उसे पसंद करती है? एमा हाँ कहती है। वो भी उसे कन्फेस करता है कि वो भी उसे प्यार करता है। फिर उसने अपनी ग्रैंडमदर के रिंग को सँभाल करके रखा हुआ था। वो एमा को पहना देता है। फिर वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। आफ्टर कन्फेशन तो रोमांस बनता ही है। एमा के लिए ये फर्स्ट टाइम था। वो काफ़ी नर्वस थी, वो काफ़ी जेंटली उसके साथ बिहेव करता है। इसके बाद उनके रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो जाते हैं। वो उसे कहता है एमा को अभी छोटे-मोटे जॉब करने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कल से अपना ऑफ़िस सँभालेगा और एमा आगे की अपनी स्टडी कंप्लीट करेगी और जब उसकी स्टडी पूरी हो जाएगी, तो फिर एमा यहाँ पर हुओ की कंपनी में जॉब कर पाएगी। तो एमा उसकी बातों को मान जाती है और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी, अपनी आगे की स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। फाइनली यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर ने जो चाहा था, वो धीरे-धीरे करके अब पूरा हो रहा था। वो कंपनी में वापस लौटने के लिए तैयार था, कंपनी सँभालने के लिए। फिर वो लड़का इस तरीके से लिली को कॉल करके कंप्लेन करता है कि हुआ ने उसकी पिटाई की। इस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से जी रहा है और अब उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ मुझे छीननी होगी। वो एमा की वजह से ज़्यादा उछल रहा है ना, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड को मार करके वो एक खुशी की ज़िंदगी कैसे जी सकता है? ऐसा सोचते हुए वो एमा को हर्ट करने का डिसाइड करती है। अगले दिन एम्मा जब अपने कॉलेज जा रही होती है तभी वहाँ पर लिली आती है और वो उसे वहाँ से किडनैप करके लेकर के जाती है, ये बोलते हुए कि एम्मा इस तरीके से उनकी ज़िंदगी में रहने के लायक नहीं है। यहाँ पर एम्मा उनकी लाइफ खराब कर रही है। वो की वजह से उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और अब वो और एम्मा दोनों यहाँ पर कभी भी साथ में खुश नहीं रह सकते हैं। इधर ये बातें उसे पता नहीं था काफ़ी देर तक जब एम्मा वापस नहीं आती है, तो हुआ को उसकी फ़िक्र होने लगती है और वह एम्मा को कॉल करता है। काफ़ी कॉल करने पर लिली उसका फ़ोन उठाती है और बोलती है, तुम्हारी वाइफ़ अब मेरे पास है और अगर अपनी वाइफ़ को तुम बचाना चाहते हो, तो तुम्हें इस प्लेस पर अकेले आना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो जानता था कि एक्चुअल में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। क्योंकि उसे एमा से बदला लेना था। वो यहाँ पर एमा को सेव करने के लिए उस प्लेस पर अकेले ही चले जाता है, जहाँ पर कि लिली उसका इंतज़ार कर रही थी। एमा उसे सिर्फ़ इशारे में यही कह सकती थी कि वो उसे जाने दे। जो हुआ वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन लिली बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रही होती है और वो उसे नहीं छोड़ने वाली थी। तभी वहाँ पर हुआ आता है और वो लिली को कहता है कि एमा को जाने दे। उसे उससे प्रॉब्लम है ना, उसे जो करना है उसके साथ करे, एमा को जाने दे। लेकिन एमा हुआ को छोड़ कर के जाने के लिए रेडी नहीं थी। लिली उसे कहती है तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। या तो फिर तुम एमा को चूज़ करोगे तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूँगी और अगर तुमने मुझे चूज़ किया तो फिर एमा मारी जाएगी। वो यहाँ पर एमा को चूज़ करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। ये बात सुन कर के लिली कहने लगती तुमने मेरे हस्बैंड से प्रॉमिस किया था, तुम हमारा ख़्याल रखोगे और तुम ऐसे सिचुएशन में मुझे छोड़ कर के अपनी वाइफ़ को बचा रहे हो।
यहाँ पर वो कहते हैं हाँ, क्योंकि अब वो मेरी वाइफ़ है, उसी की वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि वो एक एक्सीडेंट है। जब वो यहाँ पर एमा को चूज़ करता है तो गुस्से में लिली कहती है ठीक है, तो फिर तुम भी वो एक्सीडेंट झेलोगे जो कि मेरे हस्बैंड ने झेला है। यहाँ पर उसने बाइक रखा हुआ था और वो ज़बरदस्ती यहाँ पर हो का एक्सीडेंट कर देती है, जिसकी वजह से कि वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर इन दोनों को मरने के लिए छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है। एमा हो को ऐसे इंजर्ड देख कर के बहुत ही परेशान हो जाती है। वो एमा एमा को कह रहा होता है कि वो ठीक है, एमा एम्बुलेंस को कॉल करती है। वो बहुत ही कोशिश करके बोलने का कोशिश करती है और जैसे-तैसे बोलती है कि उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, आके बचाने के लिए। जल्दी-जल्दी एम्बुलेंस वहाँ पर आता है। हॉस्पिटल लेकर के जाने के बाद डॉक्टर यहाँ पर हो का ट्रीटमेंट करते हैं। हो की पूरी फैमिली आती है, वो लोग एमा से पूछ रहे थे क्या हुआ था? वो ऐसे कंडीशन में कैसे है? इस बात पर एमा जैसी-तैसी अपनी टूटी-फूटी वॉइस में बताती है। एक्चुअल में लिली ने उसे किडनैप कर लिया था, वो उसे बचाने के लिए आया था और उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया। ये बात सुनते ही ग्रैंडफ़ादर बहुत भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि अब वो उस फैमिली को नहीं छोड़ने वाला, उन लोगों ने हद कर दिया। उस एक्सीडेंट की वजह से वो उस फैमिली को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो लोग हैं, उन लोगों ने मेरे पोते का एक्सीडेंट किया है, ऐसा करके वो उसकी फैमिली को सबक सिखाने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर एमा हुओ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। लू उसे समझा रहा होता है कि वो आराम करे जा कर के थोड़ी देर। डॉक्टर्स यहाँ पर हैं हुओ को देखने के लिए, वैसे भी उसका ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पर घंटों रुक के क्या करेगी, लेकिन एमा हुओ को छोड़ कर के जाना नहीं चाह रही थी। तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जल्दी-जल्दी उसे भी एडमिट कराया जाता है। जब उसे होश आता है तो ग्रैंडफ़ादर उसका फ़िक्र कर रहे थे और बोल रहे होते हैं कि एमा एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एमा को इस बात की फ़िक्र नहीं थी। वो ग्रैंडफ़ादर से हुओ के बारे में पूछ रही होती है। ग्रैंडफ़ादर बताते हैं कि हुओ एक्चुअल में अब भी कोमा में है। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन तो कर दिया है, वो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन वो अभी बेहोश है और अगले 12 घंटे बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल है। एमा को भी खुद का ध्यान रखना होगा, वो हुआ कि बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और ये बच्चा हमारी फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमा को हुआ की फ़िक्र थी और वो उसे देखने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ पर कि वो बेहोश था। वो अपने वॉइस से हो को होश में आने के लिए बोल रही होती है और बोलती है कि वो उन्हें छोड़ कर के नहीं जा सकता है। हमारा एक नया फैमिली मेंबर इस दुनिया में आने वाला है। हुओ को यहाँ होना ही होगा बच्चे का ध्यान रखने के लिए। एमा हुओ से काफ़ी इमोशनल बातें करती है और फाइनली कुछ देर बाद यहाँ पर हुओ को होश आ जाता है। जब ये बात देखता है कि एमा भी अब पहले से बोल पा रही है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो फिर वो इन बातों को लेकर के बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, दोनों ठीक थे और वो लोग घर पर थे। यहाँ पर एमा जब जगती है तो वो हुओ को जगने के लिए बोलती है क्योंकि ऑफ़िस जाना है। यहाँ पर हुओ एमा को कह रहा होता है कि वो बेबी का ख़्याल रखे और जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो फिर वो उनकी कंपनी में जॉब जॉइन कर लेगी। यहाँ पर एमा को पता चलता है कि लिली को 15 साल का जेल हो गया था, लेकिन जेल में उसने खुद को हर्ट कर लिया। वो कहता है शायद यही उसके लिए एक हैप्पी एंड है। वो अपने हस्बैंड से जा कर के मिल सकेगी। आफ्टर दैट वो और एमा दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और ये ड्रामा हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एक और नई कहानी चैनल पर जल्दी ही मैं लेकर के आने वाली हूँ। चलिए जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग।